ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के लिए लाभकारी बताया। राज्य सरकार ने जातीय गणना पूरी कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, आवश्यकता होने पर बनाया जाएगा कानून। राज्य सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप को मंजूरी दी। 5 वर्षों के लिए 1,62,269 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। और सीबीएसई ने 12वीं तथा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। दोनों परिणामों में लड़कियों ने मारी बाजी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम केवल सूचनाओं तक पहुंच बना सकते हैं, प्रौद्योगिकी हमें सही दृष्टिकोण नहीं दे सकते। श्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते समय और चुनौतियों के साथ शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। वर्तमान संदर्भ में शिक्षकों के सामने छात्रों की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करना और स्वयं को नवीनतम ज्ञान से अवगत रखने की चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के प्रति शिक्षकों में जिम्मेदारी का बोध देश को मजबूत भविष्य की ओर ले जाएगा। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई नीति व्यावहारिकता आधारित शिक्षा तथा मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देती है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। श्री मोदी ने शिक्षक पेशे के प्रति कम होते रुझान पर चिंता जताई। उन्होंने समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अनुरोध किया ताकि छात्र शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हों। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जातीय गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सरकार जातीय गणना करवाने के लिए कानून भी बना सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिलेगी। ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा है उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा और हमने तो कहा न कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी। राज्य सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 2023 से 2028 तक कार्यान्वित होने वाले कृषि रोडमैप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग 1,62,269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाना खोलने को मंजूरी दे दी है। 38 जिलों के अलावा 6 रेल पुलिस अधीक्षकों के अंतर्गत ये साइबर थाने खोले जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि बीजू जनता दल विधानसभा चुनाव और आम चुनाव अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी देश में तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। श्री पटनायक की यह टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात के बाद आई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने आज पटना में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री अहीर ने विभिन्न विभागों के आरक्षण संबंधी रोस्टर की जांच की। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को रोस्टर दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में किसी प्रत्याशी की मौत के कारण स्थगित हुए चुनाव में फिर से सभी प्रत्याशियों को नए सिरे से नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। इस संबंध में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। दोनों ही परीक्षा परिणामों में लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर देख सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं में कुल 87.33% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। 90.68% छात्राएं जबकि 84.67% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार पटना जोन से 85.47% विद्यार्थी सफल रहे। वहीं 10वीं की परीक्षा में 93.12% परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। 94.25% लड़कियां और 92.27% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। पटना जोन से 94.57% छात्र छात्राओं को 10वीं की परीक्षा में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनकी सफलता के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा का एक सेट छात्रों को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने छात्रों को उन क्षेत्रों पर अपनी प्रतिभा का उपयोग करने को कहा जिनमें उनकी रुचि हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने और बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कहीं भी लू की स्थिति नहीं रही। 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर झारखंड एवं आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि 15 और 16 मई को राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। रेलवे ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 15% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। रेलवे विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को यह सुविधा प्रदान करेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अग्निवीरों को लेवल 1 के पदों पर 10% और लेवल 2 के पदों पर 5% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न जिला अदालतों और अनुमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपसी सहमति और समझौते से सुलझाए जाने योग्य मामलों के निष्पादन के लिए कई बेंच का गठन किया गया है। इस दौरान बैंक ऋण वसूली, दुर्घटना बीमा दावा,
टेलीफोन बिजली बिल विवाद, वैवाहिक विवाद, सेवानिवृत्ति संबंधी विवाद और श्रम विवाद समेत विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ फौजदारी मामलों की भी सुनवाई होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का 17वां राज्य स्तरीय सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। संघ का पिछला सम्मेलन 2019 में छपरा में हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर थे। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के जसोली गांव में एक घर में आग लग जाने से 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि खाना बनाने के दौरान आग लग जाने से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 5 घर जलकर नष्ट हो गए। इधर कटिहार जिले के फलका प्रखंड अंतर्गत भरसिया पंचायत के चाबुन टोला वार्ड संख्या 3 में आग लग जाने से 80 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना में कई मवेशियों की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के महिसौथा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर नष्ट हो गए। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के नवाडीह कला गांव के पास एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला गांव के पास एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। दूसरी तरफ खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नया नगर बन्नी के पास सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। कैमूर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के लगभग 9 महीने पुराने एक मामले में दोषी अजय कुमार राम को 25 वर्ष कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं बक्सर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बहनों से दुष्कर्म मामले में दोषी पप्पू राम को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस मामले को छिपाने का दोषी पाते हुए पप्पू राम के माता पिता को भी 7-7 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के जमसट गांव के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में 36 युवकों का नौकरी के वास्ते चयन किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में अररिया जिले के 7 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और 1 ने रजत पदक जीता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के लिए लाभकारी बताया। राज्य सरकार ने जातीय गणना पूरी कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, आवश्यकता होने पर बनाया जाएगा कानून। राज्य सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप को मंजूरी दी। 5 वर्षों के लिए 1,62,269 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। और सीबीएसई ने 12वीं तथा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। दोनों परिणामों में लड़कियों ने मारी बाजी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।